हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगती है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जहाँ सिचेन कहता है मैंने वांगजी की तलाश की, फिर करीब 2 साल बाद मुझे पता चला कि 2 साल पहले मीटिंग करने के बाद वांगजी एयरपोर्ट के लिए निकला था, मगर उसने वो फ्लाइट ही नहीं ली। अब आगे तभी शुयान कहता है कैसे लेते गगा, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही हमारा एक्सीडेंट हो गया उस दिन, मुझे याद है। और इतना कहते ही शुयान ख्यालों में चला जाता है। गाइस, अब हम यहाँ पर भी एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब वांगजी और शुयान अगले दिन अपनी मीटिंग ख़त्म करके वापस आ रहे थे, जहाँ वांगजी ने एक टैक्सी बुलाई थी, वो टैक्सी ड्राइवरलेस थी। वो टैक्सी अपने एक निर्धारित स्पीड से चल रही थी, मगर हमारे वांगजी को तो विंग से मिलने की जल्दी थी, क्योंकि 2 दिन से उसने भी विंग को नहीं देखा था। इसलिए वांगजी उस टैक्सी को खुद ही हैंडल करता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और फास्ट गाड़ी चलाने लगता है। मगर अचानक वांगजी को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं और सामने से 2 बड़े कंटेनर आ रहे थे, जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैंने वहाँ उस हॉस्पिटल में काम कर रही वेंचिंग से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। फिर वेंचिंग ने मुझे बताया कि मैं पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में हूँ। फिर मैंने वेंचिंग से पूछा कि वांगजी कहाँ है। तब वेंचिंग ने मुझे बताया कि वांगजी की हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर मैं जल्दी से वांगजी के पास गया। मैंने उसे काफ़ी जगाने की कोशिश की, मगर शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी कोमा में जा चुका था। और फिर अचानक मेरी नज़र बेड के पीछे विंडो पर पड़ी, जिसमें मैंने देखा एक पर्सन हमें गेट के बाहर से झांक रहा था और वो फ़ोन पर कुछ तो बात कर रहा था। और फिर मुझे एकदम शक हुआ कि कहीं हमारा एक्सीडेंट किसी की सोचे समझे चाल तो नहीं थी। और फिर क्या मैंने वेंचिंग की मदद से उस पर्सन को यकीन दिलाया कि वांगजी मर चुका है, ताकि वो पर्सन हम पर नज़र रखना बंद कर दे। और फिर रात के 2 बजे के करीब मैंने और वेंचिंग ने वांगजी को उस हॉस्पिटल से निकाला और यहाँ इस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। और मैं वापस हॉस्पिटल चला गया ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। और फिर वेंचिंग यहाँ वांगजी का ध्यान रख रही थी और मैं वहाँ हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। और करीब 1 महीने बाद जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया, उसके बाद मैंने वहाँ से निकलने का नाटक किया, ताकि वो पर्सन जो हम पर नज़र रखे हुए था कि मैं वापस जा चुका हूँ, मगर मैंने अपनी जगह किसी और पर्सन को चाइना भेजा और मैं खुद वहाँ बचते बचाते वेंचिंग के अपार्टमेंट में आया। और फिर वेंचिंग ने मुझे बताया कि वांगजी अभी भी होश में नहीं आया। फिर मैंने वेंचिंग को वो सब बताया जो मैंने उस दिन हॉस्पिटल में देखा था, और तब मैंने फैसला किया कि मैं गुमनाम रहकर ही उस आदमी के बारे में पता करूँगा। और फिर क्या था, मैं उस आदमी की तलाश करने लगा। तो गाइस, यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब शुयान कहता है गगा, आपको पता है मेरी तलाश कहाँ ख़त्म हुई? सिचेन कहता है कहाँ? शुयान कहता है बेन रोहान पर जाकर, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि बेन रोहान का खास बॉडीगार्ड था। और मैंने पता किया कि बेन रोहान तो एक बिजनेसमैन है, वो भी अमेरिका में। उससे हमारी क्या दुश्मनी? फिर बेंचिंग ने मुझे बताया कि बेन रोहान बेंचाओ का फादर है। इसका मतलब बेंचाओ ने उस आदमी को चाइना से या फिर अमेरिका से हमें मारने भेजा था। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि बेंचाओ हमें क्यों मारना चाहता है, जबकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तब वेंचिंग ने बताया कि वो विंग के लिए वांगजी को मारना चाहता था, क्योंकि उस वेंचाओ ने कई बार वेंचिंग को धमकाते हुए कहा था कि अगर विंग उसका नहीं हुआ तो वो विंग को किसी और का भी नहीं होने देगा। तभी सिचेन कहता है विंग और न्यूसेन के गायब होने के पीछे कहीं उस वेंचाओ का हाथ तो नहीं? शुयान और वेंचिंग कहती है हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा था वेंचाओ विंग को पाने के लिए पागल हो चुका था और वो पागलपन में कुछ भी कर सकता है। वो विंग को और न्यूसेन को जान से भी मार सकता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या? सब शौक होकर पीछे देखते हैं जहाँ वांगजी खड़ा था। तभी वांगजी बाहर आकर सिचेन को पहचानते हुए कहता है गगा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मेरे विंग को क्या हुआ? तभी सिचेन पूछता है वांगजी, क्या तुम्हें सब याद आ गया? वांगजी कहता है याद? कैसी याद? सिचेन कहता है वांगजी, क्या तुम शुयान को पहचानते हो? वांगजी कहता है शुयान?
और फिर वांग जी अपने दिमाग पर जोर देता है, जहाँ उसे शुयान के बारे में याद आ जाता है और कहता है, हाँ गग्गा, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, और आप विंग के बारे में क्या बात कर रहे थे, और मैं यहाँ, ये किसका घर है। सिचेन कहता है, वांग जी ये वेंचिंग का घर है। वांग जी कहता है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सिचेन कहता है, वांग जी हम सब जापान में हैं और हम सब इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आए हैं। तभी वांग जी कहता है, 1 मिनट, क्या कहा आपने, इतने सालों बाद, आपका कहने का क्या मतलब है। तभी सिचेन कहता है, वांग जी पहले यहाँ से चलते हैं, हम घर जाकर बात करेंगे। तभी वांग जी कहता है, गगा आप यहाँ जापान में है तो क्या मेरा विंग वहाँ अकेला है। सिचेन कहता है, हाँ वांग जी, और वो तुम्हें बहुत मिस करता है। वांग जी कहता है, हाँ गगा मैं भी काफ़ी मिस करता हूँ अपने विंग को। सिचेन कहता है, तो फिर चले। वांग जी हाँ में इशारा करता है और अब हम सबको सीधा चाइना में देखते हैं, जहाँ सिचेन अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है और वांग जी का चेकअप करवाता है, जहाँ डॉक्टर सिचेन को बताता है कि अब वांग जी बिल्कुल ठीक है। अब सिचेन को तसल्ली होने के बाद वो वांग जी को बताता है कि वांग जी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम कोमा में चले गए थे। वांग जी कहता है, क्या मैं कोमा में चला गया था। सिचेन कहता है, हाँ वांग जी, और अब 5 साल बाद तुम्हें होश आया है। वांग जी याद करता है कि हाँ, जापान से जब वो लौट रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। वांग जी कहता है, गग्गा मेरा विंग कहाँ है। उसने कहा था कि अगर मैं 2 दिन में वापस नहीं आया तो वो मेरे पास जापान आ जाएगा, तो बताइए मेरा विंग कहाँ है। सिचेन विंग के बारे में बताने में संकोच कर रहा था, मगर अब सिचेन वांग जी से झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए सिचेन विंग के बारे में सब कुछ बता देता है। जो सुनकर तो वांग जी एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो कमरे में रखे सामान को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सिचेन डर जाता है। वो वांग जी को संभालते हैं, जहाँ वांग जी कहता है, गग्गा इतना कुछ हो गया और मैं अपने विंग का ध्यान भी नहीं रख पाया। जो सुनकर सिचेन कहता है, वांग जी उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, मगर अभी के लिए संभालो अपने आप को, क्योंकि अभी हमें विंग को ढूंढना है। उस बेंचाओ को सबक सिखाना है कि आखिर उसने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया, और विंग के बारे में भी पूछना है, मगर तब जब तुम खुद ठीक रहोगे। ये कहते हुए सिचेन पूरी रात वांग जी को संभालता है। अब हम अगली मॉर्निंग का समय देखते हैं, जहाँ सिचेन वांग जी के कमरे में ही सो रहा था और वांग जी रेडी होकर एक होटल पहुंचता है, जहां सभी माफियाज की मीटिंग थी। वहीं सभी छोटे बड़े माफिया शौक थे कि सुबह सुबह माफिया वर्ल्ड के डॉन लैन वांग जी ने मीटिंग रखी है, और पिछले 5 साल से लैन वांग जी कहाँ था। सभी लोग यही खुसर फुसर कर रहे थे। तभी किसी के जूतों की आवाज़ उस हॉल की तरफ बढ़ रही थी। सभी लोग वो आवाज़ सुनकर एकदम चुप हो जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। तभी उस कमरे में फेस पर एक ब्लैक ऑरा लिए हुए एक पर्सन इंटर होता है, जो एकदम शांत और कोल्ड फेस बनाकर जाकर अपनी किंग वाली चेयर पर बैठता है और सबको नेरा आइज से देखता है। जहां सभी माफियाज जब वांग जी की आइज को देखते हैं तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की आइज और इस तरह का फेस आज से पहले कभी भी उन लोगों ने नहीं देखा था। अब वांग जी उन सबको देखते हुए उन सबसे एक ही शब्द में पूछता है, वैन रूहान को कौन जानता है। सभी लोग शौक की वैन रूहान, ये वैन रूहान कौन है। तभी एक पर्सन हाथ उठाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, मगर मिस्टर लैन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो तो एक बिजनेसमैन है। तभी वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि आप उसे कैसे जानते हैं। वो पर्सन कहता है, वो मेरा फ्रेंड और मेरा रिलेटिव है, वो मेरी बेटी का फादर इन लॉ है। वांग जी कहता है, ओह, तो मैं एक बात बता देता हूँ, तुम और तुम्हारी बेटी उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दो। वो पर्सन कहता है, पर क्यों। मिस्टर लैन वांग जी कहता है, क्योंकि मैं बेन रूहान को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसे मारने वाला हूँ। वो पर्सन कहता है, क्या, पर क्यों। बेन रूहान ने क्या आपका क्या बिगाड़ा है, वो तो सीधा साधा एक बिजनेसमैन है, उसका हमारे काम धंधे से कोई भी लेना देना नहीं है। वांग जी कहता है, हो सकता है उसका लेना देना नहीं है, मगर तुम्हारे सन इन लॉ वेन चाओ का लेना देना है। इतना कहकर लैन वांग जी वहाँ से उठता है और बाहर निकल जाता है, जहाँ वांग जी शुयान से कहता है कि 1 घंटे के अंदर वेन रूहान को बैंकरप्ट कर दो और पता करो कि वेन चाओ इस वक्त कहाँ है। शुयान कहता है, ओके वांग जी। इधर वही पर्सन सीधा वेन रूहान को कॉल करता है और वेन रूहान को बताता है कि उसने
या फिर वेंचाओ ने कभी किसी लैन फैमिली के साथ कुछ किया था क्या? बेन-रुहान कहता है क्या लैन फैमिली के साथ में? बेन-रुहान कहता है पर तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ? वो पर्सन कहता है क्योंकि अभी अभी लैन वांगजी ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। तभी बेन-रुहान कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे बर्बाद करेगा? आखिर मैं भी देखता हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और तुम टेंशन मत लो, मुझे और वांग लिंजाओ को कुछ भी नहीं होगा। वांग लिंजाओ के डैड कहते हैं बेन-रुहान तुम मेरे समधी होने से पहले मेरे फ्रेंड हो और एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुमने किसी भी प्रकार से लैन फैमिली को अफेंड किया है तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांग लो, वरना आज वो जिस तरह बात करके गया है मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई छोटी गलती हुई हो। बेन-रुहान कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। और वो ये कहकर अपना फ़ोन रख देता है। अब हम वांगजी को देखते हैं जो उस होटल से अपने ऑफिस आ चुका था। वहीं सिचेन भी ऑफिस पहुंच चुका था। वो वांगजी को देखकर वांगजी से पूछता है कि वो कहाँ गया था। जो सुनकर वांगजी कहता है कुछ नहीं गग्गा, एक छोटा सा काम था। सिचेन कहता है वांगजी अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए अभी कुछ दिन घर पर ही आराम करो। जो सुनकर वांगजी कहता है गग्गा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर वो अपने केबिन में आता है। वहीं शुयान भी वांगजी के पीछे पीछे आता है, जहाँ वांगजी शुयान से कहता है कि पहले तो वो ये पता करे कि न्यू सेन के अपार्टमेंट में क्या हुआ था, क्या वहाँ किसी ने कुछ देखा या सुना हो। वहीं ये भी पता करो कि आखिरकार पुलिस ने इस मामले में लापरवाही क्यों की, और साथ ही मुझे बेन-रुहान के बारे में भी जानना है कि आखिर उनका क्या बिजनेस है। और हाँ, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पता करके बताओ। शुयान कहता है ठीक है वांगजी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उधर बेन-रुहान भी पता कर रहा था कि आखिर कौन लैन फैमिली मेरे पीछे पड़ी है। वहीं वांगजी भी बेन-रुहान के सारे काम धंधे का पता कर रहा था। साथ ही विंग के बारे में ऐसे ही पता करते करते पूरे 2 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक विंग और न्यूसेन के बारे में कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब हम सीन शिफ्ट करके विंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ भी संघाई पहुंच चुका था। वहीं अब विंग अपने मॉम डैड के साथ घर पर ही रहता था और चैन ने युवान को किंडरगार्टन में डाल दिया था और साथ ही अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे थे। जहां अब रात का समय था, विंग सबके लिए डिनर तैयार करता है और अब वो लोग डिनर करने के बाद रूम में सो जाते हैं, जहां विंग और युवान एक साथ सो रहे थे। तभी रात के 2-3 बजे के करीब विंग एकदम से अपनी जगह से उठता है और हैवी ब्रीथ ले रहा था। उसका पूरा फेस स्वेटी हो रखा था। जहां अब विंग अपना फेस साफ करता है और मन में कहता है ये न्यूसेन कौन है, मैं किसको आवाज़ देता रहता हूँ, आखिर कौन है न्यूसेन और मैं हमेशा यही सपना क्यों देखता हूँ। यही सोचते सोचते वो नाइट ऐसे ही गुजार देता है। अब अगली मॉर्निंग विंग काउच पर ही सो रहा था। तभी युवान उठता है और विंग के पास जाकर कहता है आचिन उठो, देखो ना आज लेट हो गया। विंग अपनी आंखें खोलता है और टाइम को देखते हुए कहता है अरे बाप रे युवान, 8 बज गए हैं। गगा अभी हम दोनों को डांटेंगे, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और विंग जल्दी से युवान को तैयार करता है और नीचे लाता है, जहाँ चैन दोनों से पूछता है कि लेट क्यों हो गया। विंग कहता है गगा वो क्या है ना, मुझे रात को नींद नहीं आई और जब नींद आई तो लेट हो गया था। चैन कहता है और तुम्हें नींद क्यों नहीं आई। विंग कहता है वो क्या है ना गगा, मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैं एक पर्सन को देखता हूँ जो फर्श पर पड़ा हुआ था और मैं उसे कहता हूँ न्यूसेन उठो न्यूसेन, मगर वो नहीं उठता। चैन कहता है क्या न्यूसेन, कौन न्यूसेन। विंग कहता है पता नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सपना मुझे ही क्यों आता है, जबकि मैं तो उस पर्सन को ना तो जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। चैन कहता है चलो चलो बहाने बनाना बंद करो। और युवान तुम भी आचिन के साथ रह कर बदमाशी करने लगे हो। अब आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और मेरे साथ चलो। युवान कहता है ओके अंकल। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग मैडम यू के गोद में सिर रखे हुआ था। वहीं मैडम यू विंग के बालों को सहला रही थी। तभी मैडम यू विंग से पूछती है आचिन आज क्या हुआ बेटा, तुम सुबह से गुस्से में हो, क्या बात है। जहाँ विंग पाउटी फेस बनाकर कहता है मैं गग्गा की बातों से गुस्सा हूँ। मैडम यू कहती है चैन की बातों से। विंग हाँ में सिर हिलाकर कहता है हाँ मॉम,
आपको पता है गग्गा मेरी बातों का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है मैं सुबह लेट उठता हूँ तो मैं बहाने बनाने के लिए उनसे झूठ कहता हूँ कि मैं रोज रात को ड्रीम देखता हूँ और उसमें केवल एक ही इंसान को देखता हूँ जो फर्श पर गिरा हुआ था, और मैं केवल न्यू हुसैन चिल्लाता हूँ और वो पर्सन कोई भी जवाब नहीं देता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मॉम कि मुझे वो सपना क्यों आता है और मैं उसी पर्सन को क्यों देखता हूँ। क्या मैं न्यू हुसैन को जानता हूँ? जो सुनकर मैडम यू कहती है शायद। विंग कहता है शायद? शायद का क्या मतलब? क्या आपको पता नहीं कि मैं उस पर्सन को जानता हूँ या नहीं? मॉम आपको तो ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और आपको ही मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो सुनकर मैडम यू विंग की तरफ गौर से देखने लगती है। तभी विंग को एहसास होता है कि उसकी मॉम उसे नैरो आइज से देख रही है। इसलिए वो पूछता है मॉम क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जो सुनकर मैडम यू कहती है नहीं आचिन, तुम सही कह रहे हो। एक माँ होने के नाते मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो सुनकर विंग शौक होते हुए कहता है क्या आपका कहने का क्या मतलब है? मैडम यू कहती है हाँ आचिन, दरअसल जब तुम 8 महीने के थे तब तुम और तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने गए थे। तुम और मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जा रहे थे क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी, मगर मुझे क्या पता था कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर तुम मुझसे बिछड़ गए। और फिर 5 साल पहले चैन तुम्हें लेकर घर आया और उसने बताया कि तुम हमारे आचिन हो। विंग कहता है क्या इसका मतलब मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जो सुनकर मैडम यू कहती है नहीं बेटा, तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ का दिल अपने बच्चे को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। इसलिए तुम भी अपने मन में कोई गलत थॉट मत लाना। बेटा तुम मेरे बच्चे हो, चैन के और यांगली के भाई हो। विंग की आंखों में आंसू था, मगर वो मैडम यू से कहता है हाँ मॉम, मैं आपका ही बच्चा हूँ। इतना कहकर वो मैडम यू को हक कर लेता है। अब हम सीधा रात का समय देखते हैं, जहाँ जियान, फेमियान और चैन डिनर टेबल पर थे। वहीं मैडम यू भी वहीं पर बैठी थी, मगर युवान और विंग अभी तक नीचे नहीं आए थे। जो देखकर चैन कहता है मॉम डैड, मैं आचिन को बुलाकर लाता हूँ। तभी मैडम यू कहती है फेमियान, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर तो चैन अपनी ही सीट पर बैठकर कहता है मॉम क्या कहा आपने? मैडम यू चैन की तरफ देखती है और कहती है हाँ चैन, मुझसे गलती हो गई। तभी फेमियान कहता है यू क्या हुआ, क्या गलती की तुमने? मैडम यू की आंखों में आंसू थे और वो फेमियान से कहती है कि उसने आचिन को बता दिया कि वो हमसे बिछड़ गया था और 5 साल पहले ही हमसे मिला है। ये सुनकर तो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या, पर क्यों? मैडम यू कहती है क्योंकि वो मुझे सवाल पूछ रहा था कि एक माँ होने के नाते क्यों मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ना मैं उसके बचपन के बारे में जानती हूँ, ना ही उसके फ्रेंड के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही ये जानती हूँ कि आयुयान का फादर कौन है। इसलिए मैंने उसे सच बता दिया, मगर अब मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद मैंने ये सच बताकर गलती कर दी, क्योंकि वो दोपहर से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। ये सुनकर चैन गुस्से में हाथ पटकता है और कहता है मॉम ये आपने क्या किया? आपको शायद पता नहीं है कि आचिन को अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है और डॉक्टर ने कहा था कि उसे कोई भी शौक नहीं देना है, क्योंकि सर पर चोट लगने की वजह से उसके दिमाग में क्लाउड बन गया है और अगर वो फट गया तो आचिन की जान भी जा सकती है। इसलिए तो हम आचिन को इतने सालों से कुछ भी नहीं बता रहे थे, यहाँ तक कि ये भी कि युवान उसका बेटा है। आपको पता है ना, आचिन को लगता है कि हम लोगों ने युवान को अडॉप्ट किया है, मगर वाकई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहकर चैन एकदम से विंग के कमरे में भागता है, जहाँ चैन देखता है कि विंग बेड पर बेहोश पड़ा है और युवान उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, मगर विंग युवान की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी चैन विंग को देखकर कहता है आचिन, और फटाफट उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर विंग को देखकर चैन से पूछता है कि आचिन को क्या हुआ। चैन कहता है डॉक्टर बाद में बताऊंगा, पहले आप आचिन को चेक करिए। और इतना कहकर डॉक्टर विंग को चेक करता है और नर्स से कहता है कि ओटी तैयार करो। और फिर डॉक्टर विंग को ओटी में ले जाते हैं, जहां करीब 5 घंटे विंग का ऑपरेशन चलता है और फाइनली डॉक्टर ओटी से बाहर आता है और चैन को बताता है कि दरअसल आचिन के ब्रेन में जो क्लाउड था
वो फटने वाला था, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। और क्लाउड का फटने से पहले हमें उनका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। और अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो अब बिल्कुल ठीक है और शायद अब उन्हें अपनी लाइफ के बारे में याद भी आ जाए। मगर तभी तभी चैन कहता है, मगर क्या डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, मगर अभी भी अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आता तो रिस्की हो सकता है। इसलिए आप सब लोग प्रे कीजिए कि उनको जल्दी से होश आ जाए। ये सुनकर चैन तो शॉक हो जाता है और फिर वो जियान, फीमियान, मैडम यू सभी गॉड से प्रे करने लगते हैं। अब हम सीन शिफ्ट करके अगले नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ 24 घंटे पूरे होने में 1 ही घंटा बाकी था, मगर अभी भी विंग को होश नहीं आया था। ये देखकर चैन युवान से कहता है, युवान आसिन के पास जाओ और उसे कहो कि मम्मा वो उठ जाए। युवान कहता है, मम्मा? मगर क्यों? चैन कहता है, क्योंकि बेटा आचिन तुम्हारी मम्मा है, तुमको आचिन ने ही बर्थ दिया है। वो तो उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए ना हमने उसे और ना ही तुम्हें बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कभी तुम गलती से आचिन को बता दो कि वो तुम्हारी मम्मा और तुम उसके बच्चे हो। मगर आज समय आ गया बेटा जब तुम अपनी मोम को जगा सकते हो। युवान ये सुनकर रोते हुए कहता है, क्या सच अंकल आचिन मेरी मम्मा है? चैन कहता है, हाँ बेटा। ये सुनकर तो युवान वहाँ से सीधा विंग के पास जाता है और विंग के पास बैठकर उसके फेस को टच करते हुए कहता है, मम्मा देखो, अपने युवान को देखो ना। मम्मा आपको पता है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि आप मेरी मम्मा हो, और आज हम जब मिले हैं तो आप मुझे देख भी नहीं रहे हो और ना ही मुझे प्यार कर रहे हो। प्लीज़ मम्मा आंखें खोलो ना, क्योंकि मुझे आपको हक करना है। इसी तरह युवान रोए भी जा रहा था और विंग से बातें भी किए जा रहा था। युवान की रोने की सिसकियाँ जब विंग के कानों में जाती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और युवान को देखता है। तभी विंग कहता है, युवान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर तो युवान हैप्पी होकर कहता है, मम्मा आपको होश आ गया। तभी विंग कहता है, मम्मा तू मुझे मम्मा क्यों कह रहा है? युवान कहता है, सॉरी, वो क्या है ना, मुझे मम्मा की याद आ रही थी, शायद इसलिए मेरे मुंह से मम्मा निकल गया। अब युवान विंग से कहता है, मैं अंकल को बताता हूँ कि आपको होश आ गया। इतना कहकर युवान हैप्पी होते हुए बाहर आता है और चैन को बताता है कि मॉम को होश आ गया, जो सुनकर सभी लोग हैप्पी होते हैं और विंग के पास जाते हैं, जहाँ मैडम यू विंग को देखकर कहती है, आचिन बेटा कैसे हो? और बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरा सच बताने से ये सब कुछ हो जाएगा। जो सुनकर विंग कहता है, मॉम आप मुझे सच्चाई ना बताते तो शायद मैं हॉस्पिटल ना आता और मुझे सब कुछ याद भी नहीं आता। जो सुनकर चैन कहता है, क्या आचिन तुम्हें सब याद आ गया? विंग कहता है, हाँ गगा, और मेरा नाम आचिन नहीं है, विंग है। चैन कहता है, विंग दरअसल हम तुम्हें आचिन कहकर इसलिए बुलाते थे कि हमारा एक लिटिल ओमेगा ब्रदर था, उसका नाम हम सब ने आचिन रखा था, लेकिन उसके गायब होने के बाद मॉम एकदम बेजान हो गई थी और फिर जब मैं तुम्हें घर लेके आया तब मॉम में एकदम जान आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें आचिन कहाँ मिला, और तब से हम सब तुम्हें आचिन ही कहने लगे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।